एजुकेशन वाउचर्स दें ताकि प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में पनपना शुरू हो। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर भी तो इसी माशरे का हिस्सा हैं, तो वो भी अपने दोस्तों को आगे लेके आते हैं। एक्सटर्नली आपको प्यारा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनली प्यारा भी होना जरूरी है। जो भी हमारी वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे फौरन रब्ता करें। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, मेरी दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। सुबह खैर एंड वेलकम टू दुनिया बोल है। मैं हूं आपकी मेज़बान सहरिश जुहेब और आज भी प्रोग्राम का आगाज़ अच्छी बात के साथ हम करेंगे। जब आपका दिल बगैर किसी वजह के उदास रहने लगे, समटाइम होता है ना कि आप लोग परेशान होते हैं, कोई वजह बज़ाहिर नहीं होती है, लेकिन दिल कुछ बेचैन सा परेशान सा होता है, तो सुकून अगर किसी चीज़ से मिलता है तो वो फिर ज़िक्र इलाही ही होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी रूह को ज़िक्र इलाही की ज़रूरत है, वो ज़िक्र इलाही मांग रही है। तो जब कभी ऐसा महसूस हो कि बग़ैर किसी वजह के घबराहट हो या दिल परेशान हो या उदासी सी हो, तो सबसे बेहतरीन इसका हल ये है, या कुरान पाक की तिलावत कीजिए या नमाज़ पढ़िए, ज़िक्र इलाही कीजिए। तो इसी अच्छी बात के साथ आगे बढ़ेंगे, शामिल करेंगे आज की बड़ी खबर। 18,000 अरब हजम का बजट तैयार, बस एक दिन और इंतज़ार। वफाकी हुकूमत कल बजट पेश करेगी। अवाम बजट में ज़्यादा बचत की तवक्को न रखे। कौमी टीम तकरीबन वर्ल्ड T20 से बाहर, लेकिन अगर मगर की सूरत हाल अब भी बरकरार। कुदरत का निज़ाम फिर से रंग दिखाएगा या कनाडा शाहीनों को वतन वापसी की राह दिखाएगा? आज के मैच पे पता चल जाएगा। दुनिया की बुलंद तरीन चोटियों पर सब्ज हिलाली परचम सरबलंद करने वाली नायला कियानी के लिए बड़ा एजाज़। बच्चियों की तालीम के सफ़ीर मुकर्रर अपनी जिम्मेदारियां कैसे निभाईं, आज दुनिया बोल है में बताएंगी। और पाकिस्तान में मुकाबला हुस्न का मयार क्या है? मिस पाकिस्तान ग्लोबल महाविश भट्ट आज दुनिया बोल है में मेहमान होंगी। ये तमाम वो बड़ी खबरें जिन पर आज डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन सबसे अहम जो खबर है इस हफ्ते की वो बजट है, क्योंकि बजट की आमद है और जल्द कौमी असम्बली सेशन में माली साल 2024-2025 का बजट पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट में अवामी जो तवक्कुआत है उनका कितना ख्याल रखा जाएगा, ये भी काबिल गौर है। आलमी मालियाती इदारे की शराइत का वाज़े असर होगा, जबकि मौजूदा तजावीज़ को देखते हुए कहा जा सकता है कि ये बजट नए टैक्सेस का अंबार लाएगा। बजट में क्या क्या तजावीज़ शामिल हैं और इसका अवामी सतह पर क्या असर होगा, इसी सारी सूरत हाल में बात करने के लिए इस वक्त इकनॉमिक एक्सपर्ट डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने हमें ज्वाइन किया है। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। क्या समझते हैं आप, इस बार तालीम और सेहत के लिए बजट में इजाफा होगा या हमारी 60-70 साल रिवायत बरकरार रहेगी? बजट का बड़ा हिस्सा कहीं और मुख्तस और तालीम पर ज़रा सा, सेहत पर ज़रा सा मुख्तस किया जाएगा? देखिए, क्विक जवाब ये है इसका कि ये सब्जेक्ट जो है प्रोविंसेस का है। हमें इस चीज़ को समझना चाहिए, जो वफाक का काम है वो वफाक नहीं करना है। तालीम के लिए ज़रूर और सेहत के लिए ज़रूर जो भी पॉलिसीज़ मुरतब करना चाहें सूबे, उनको करने चाहिए। वफाक जो है एक हद तक मदद ज़रूर कर सकता है, बट डेवलपमेंट बजट में कुछ पैसे हैं वो भी इवेंचुअली जो हैं प्रोविंसेस को जाने हैं, बिकॉज दीज आर सब्जेक्ट्स जो कि 18वीं तरमीम के मुताबिक वफाक से मूव हो गए हैं टू द प्रोविंसेस। इसी वजह से 7th NFC की पूरी जो हम खद्दोखाल हैं उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, बिकॉज उसकी फाइनेंसिंग अभी तक जो है वो बहुत हद तक पड़ी हुई है वफाक के पास। सो रियली इसको सोचें। बट ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, ये पब्लिक इंटरेस्ट का ही सवाल है। पॉलिसीज़ मैं तो ये समझता हूँ कि इतने स्कूल बनाने की बजाय प्रोविंसेस को भी इस तरफ मूव करना है कि एजुकेशन वाउचर्स दें ताकि प्राइवेट स्कूल पाकिस्तान में पनपना शुरू हो और बच्चे को गरीब के, अमीर के, मिडिल क्लास के एक जैसा वाउचर मिले ताकि वो भी अच्छे आ सके, ना कि उनको सिर्फ पब्लिक स्कूल्स तक हम लिमिट करें। सो रियली वी हैव टू माली साल के बजट से पहले तजावीज़ अगर देखकर जायज़ा लिया जाए तो साफ ये दिखाई दे रहा है कि बजट अवाम दोस्त बजट बिल्कुल नहीं है। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? देखें, बात यह है कि अवाम दोस्त को पहले हम समझ लेते हैं। अगर इस वक्त कोई मुझसे पूछे तो सारे चेंबर्स को और अवाम को कहना ये चाहिए वफाक को कि वो अपने खसारे को कम से कम करे। खसारा वो चीज़ है, मालियाती खसारा,
जो इस वक्त 8% के करीब तसलसल से पिछले 4 साल से चल रहा है, कभी 7.5, पौने 8। इसके अलावा एक क्वाज़ाई फिस्कल यानी कि एसओईज और उनका खसारा ऐड करें तो 10% के करीब चला जाता है। ये सबसे बड़ा बोझ इसलिए है कौम पर कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन को तक़वियत मिलती है, क्योंकि नोट छपते हैं और हुकूमत बोरो करती है, बैंक स्टेट बैंक से लेते हैं, तो उन नोटों के छपने से पाकिस्तान की इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ती है। ये सबसे बड़ा टैक्स है, ये गरीब पे ज़्यादा पड़ता है, अमीर पे इसका बोझ कम पड़ता है। अपने मालियाती खसारे को ठीक करें, अपने एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म दिखाएं, अपने एक्सपेंडिचर के रिफॉर्म दिखाते हुए टारगेटिंग ऑफ सब्सिडी करें, ज़्यादा से ज़्यादा इनकम सपोर्ट में दें पैसे। पाकिस्तान 467 अरब इस साल देने जा रहा है, अगले साल 550-600 अरब है, इससे भी बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ाएं। पर ये जो बाकी जनरल सब्सिडी रजीम में मुल्क फंसा हुआ है, इसमें से निकालें मुल्क को। पाकिस्तान की पेंशन का रिफॉर्म करें, पाकिस्तान के एक्सपेंडिचर्स PSDP एनुअल डेवलपमेंट बजट के ठीक करें, यानी कि जो प्रोविंसेस के पास हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो करने से एक तो गरीब वल्नरेबल मिडिल इनकम तक हम पहुंच सकेंगे, पर दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब खसारे कम होंगे तो मुल्क में इन्फ्लेशन कम होगी। जब इन्फ्लेशन कम होगी तो गरीब आदमी पे बोझ कम पड़ेगा। और फिर टैक्सेस के निज़ाम को ऐसा बनाएं कि उसको मसावी बनाने का एक अज़्म तो करें। All incomes will be taxed equally in Pakistan. Agriculture income, पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग की इनकम, रिटेल और होलसेल को टैक्स नेट में लाएंगे, अमीरों पे प्रॉपर कैपिटल गेन्स टैक्स लगाएंगे। आम आदमी अगर 50,000 रुपए पे इस वक्त टैक्स दे रहा है तो IMF से एग्री करवाएंगे कि ये 50,000 को 75,000 कर देना चाहिए, जिस पे टैक्स का इजरा शुरू हो, पर्सनल इनकम टैक्स का। ये सारे काम, सिंप्लिफिकेशन का काम, पाकिस्तान में VAT के निज़ाम को लाके हार्मोनाइज करने का काम, प्रोविंसेस को पुश करें। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स उनके पास है, प्रॉपर्टी पे उनका होल्ड है इस वक्त। पाकिस्तान का GST ऑन सर्विसेज उनके पास है कि अपने 0.8% ऑफ GDP को बढ़ाएं। कैसे हो सकता है कि 2.5 से 4 अरब रुपया एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में कलेक्ट हो, जबकि हुजम 20% से भी ज़्यादा है एग्रीकल्चर का पाकिस्तान में। सो मैं रियली ये चीज़ें देखना चाहता हूँ। ये फाइलर और नॉन फाइलर क्या चीज होती है, जरा इसको समझे ना। अगर नॉन फाइलर ने टैक्स दे दिया तो वो तो टैक्स दहिंदा ही बन गया ना एक तरह से। इस निजाम को खत्म करें। पाकिस्तान को मसावी तो टैक्सेशन और इस करना है कि टैक्सों की भरमार होने जा रही है। 2000 अरब रुपए इजाफी टैक्स का कहा जा रहा है कि ये लिया जाएगा। तो ये 20 करोड़ लोग इस काबिल आपको दिखाई दे रहे हैं कि मजीद वजन उठाकर सफर कर सकें वो? तो आपने बड़ा अच्छा सवाल इसलिए सामने रखा है कि ये सब कुछ आ रहा है IMF की 2 मिशन से जो पाकिस्तान आए थे। एक मिशन 2021 में टडाट के नाम से उन्होंने काम किया, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स का। पाकिस्तान पे उन्होंने एक पर्चा लिखा। अभी फरवरी 2024 में फिर उन्होंने एक पर्चा लिखा। पाकिस्तान के GST की रजीम, पाकिस्तान की इनकम टैक्स की रजीम, पर्सनल इनकम टैक्स की गुफ्तगू कर रहा हूँ, पाकिस्तान के इंसेंटिव्स को कम करना, सेल्स टैक्स को बढ़ाना, ये सारी बातें जो हैं उन पर्चों में पाकिस्तान से डिस्कस हुई हैं। और फिर जो डिस्कशन हुई है उसमें ये बातें सामने आई हैं। मैं ये कहता हूं कि आप इसके साथ कोई और अपनी तजावीज़ दीजिए उनको और कहिए कि 60% पाकिस्तान में 2 साल में कीमतें बढ़ी हैं खुदारा, और GST लगाना शायद ठीक नहीं होगा इस मुल्क में। पाकिस्तान मुतहम्मिल नहीं हो सकता इन चीज़ों का। सो मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि जो पाकिस्तान साइड है, जो FPR है, उन्होंने उस तरह की तजावीज़ जो मैंने आपके सामने रखी हैं कि हम टैक्स को ब्रॉडन करेंगे, टैक्स के गैप्स को तोड़ेंगे, प्रोविंसेस और फेडरल में हार्मोनाइजेशन पैदा करेंगे। जो पाकिस्तान का इस वक्त निज़ाम है उसको ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे कि वो आसान हो टैक्स पेयर में, और टैक्स पेयर की जो इस वक्त एक घबराहट है टैक्स देने से वो ना हो। रिटेलर 30 लाख है पाकिस्तान में, ऐसा कैसे हो सकता है भाई कि वो टैक्स के निज़ाम में ही ना आए? ये तो कोई बात ना बनी ना। हम रिटेलर को टैक्स नेट में लाएंगे, हम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म से 1 से 2% टैक्स लेंगे ज़रूर। ये जब सब कामों का आप एक पर्चा लिखेंगे और IMF के सामने रखेंगे, जो आपने ज़रूर रखा होगा, मैं कभी उम्मीद रखता हूँ कि ये स्मार्ट लोग हैं जो FPR चला रहे हैं। और एक चीज़ और भूल गया हूँ, एक्साइज ड्यूटी का इजरा उन चीज़ों पे करेंगे जैसे टबैको है, जैसे हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं पाकिस्तान के लिए, फिजी ड्रिंक्स हैं। तो ज़रूर IMF आपको ये कहेगा कि ये चीज़ें तो अच्छी लग रही हैं हमें, हम ये करना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस निज़ाम में ब्रॉडनिंग हो और हम टैक्स आहिस्ता आहिस्ता मैन्युफैक्चरिंग पे इस साल ना बढ़ाएं,
के कम करने की तरफ जाएं और इक्वलाइजेशन। और फिर ये भी सोचिए ना कि जो आपने इस तरह की मराहत दी हुई हैं अमीर तबकों को, 2200 अरब के करीब के एग्जेम्पशंस हैं, वो तो आपने ख़त्म करनी है। उन्हें कहिए कि हम ख़त्म करने को तैयार हैं। जब मैं IMF का लास्ट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए एंकर करता था, 13-16 की बात है, तो मैं 250 अरब की हम लेके जाते थे उनके पास और हम उन्हें कहते थे हम एग्जेम्पशंस ख़त्म करने जा रहे हैं। वो फिर दोबारा वापस आ जाती हैं कब। और ये एग्जेम्पशंस कोई गरीब आदमी की तो नहीं ख़त्म करते थे, ये तो अमीरों की ख़त्म करते थे। तो आप भी लेके जाइए उनको और उनको कहिए कि हम इनको ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर मानेंगे। फिर कैपिटल गेन्स टैक्स प्रॉपर्टी पे और कैपिटल गेन्स टैक्स शेयर्स पे ये होना भी चाहिए और इसकी कोई फिनिशिंग डेट नहीं होनी चाहिए। और आप जाके उनके कहिए कि हम 10%, 20% लगाएंगे मसावी और हम ये काम करेंगे। और आखिर में मैं हमेशा कहता हूँ कि ये काम करने से टैक्स का बोझ जो है वो उन लोगों पर पड़ेगा जिनको ये बोझ उठाना चाहिए। और आज ये भी जान लीजिए कि ये वो वक्त कि आपने वेल्थ टैक्स खत्म किया, इनहेरिटेंस टैक्स पाकिस्तान में नहीं लगाया, तो अमीर आदमी का बच्चा ही अमीर। अच्छा डॉक्टर खाकान, इजाफी टैक्स हदफ पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की शरह मजीद 1% बढ़ाने से तकरीबन 100 अरब रुपए का इजाफी रेवेन्यू तो हासिल होगा। आपको नहीं लगता कि इससे महंगाई का तूफान आने वाला है? मेरा ज़ाती ख्याल है कि आई थिंक ये नहीं होएगा। ज़रूर कुछ सेल्स टैक्स एग्जेम्पशंस जाएंगी और जानी भी चाहिए जो उन मराहत याफ्ता तबकों पे हैं, पर इस वक्त 1% सेल्स टैक्स का इजरा करना यानी कि 18 से 19% पे जाना आई थिंक इज़ अनलाइकली टू हैपन। पाकिस्तान टीम शुड फाइट tooth and nail to convince the IMF that this is not the right way। 2 फिगर्स उनके लिए छोड़े जाता हूं जो IMF को देंगे तो IMF कन्विंस हो जाएगा। जो 1 लाख रुपया बोल टीवी से लेकर जा रहा था 2022 जून में, जब 2024 जून आया जहां पे आज हमें उस 1 लाख की बाइंग पावर 61,000 रुपया रह गई है, तो आप कैसे कीमतों को सेल्स टैक्स लगाकर बढ़ा सकते हैं? सर अब तो ज़्यादा इंतज़ार नहीं है, बस कल तक की बात है। लेट्स सी व्हाट विल हैपन, क्या होता है, क्या बजट आता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर खाकान नजीब, आप हमारे साथ मौजूद रहे और आपने इस हवाले से अपने व्यूज़ हमें दिए हैं। अब जनाब आगे बढ़ेंगे, कुछ बात हो जाए नंबर गेम के बाद कुछ दूसरे गेम की, जो कि क्रिकेट का गेम है। T20 वर्ल्ड कप में टीम पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज न्यूयॉर्क में कनाडा के खिलाफ खेलेगी। मेगा इवेंट में अगर पाकिस्तान को रहना है तो फिर पाकिस्तान को ना सिर्फ अपने अगले दोनों मैचेस जीतना ज़रूरी है, बल्कि अमेरिका की भारत और आयरलैंड के खिलाफ शिकस्त भी लाजमी है। एक और अहम बात यह है कि अगर पाकिस्तान के अगले मैचेस बारिश की नज़र हुए तो भी पाकिस्तान की छुट्टी पक्की है, क्योंकि अमेरिका को सुपर 8 तक रसाई के लिए सिर्फ 1 पॉइंट की ज़रूरत है। तो इस वक्त हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि जनाब क्या सूरत हाल वो आगे फोर्सी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया फवाद आपके वक्त के लिए। फवाद साहब, इस वक्त तक तो पाकिस्तान का सफ़र ख़त्म होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आज कनाडा के खिलाफ क्या टीम को अच्छी कारकर्दगी अगर दिखाती है ताकि वर्ल्ड कप में कुछ रहने की उम्मीद बाकी रहे, क्या लग रहा है आपको? देखिए, अब कनाडा से भी आप नहीं जीतेंगे तो क्या कहाँ जाएंगे। ऑब्वियसली कनाडा से मैं तो अमेरिका के मैच में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि जो कुछ इन्होंने किया, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूंगा कि आप कनाडा से हार सकते हैं। अमेरिका के मैच में मैंने ये नहीं कहा था कि आप हार सकते हैं, लेकिन जिस किस्म की आपकी कारकर्दगी 2 मैचेस में रही है, उसके बाद एक जरूर चीज हो गई है कि कनाडा जैसी टीम को भी कॉन्फिडेंस है कि वो आपको हरा सकता है, क्योंकि उन्होंने अमेरिका की बॉलिंग पे 190 रन किए थे और आपने 160, तो ये एक फर्क है। तो बिल्कुल जी, लेकिन जीतना पाकिस्तान को चाहिए, मेरे ख्याल से वापस आना चाहिए वर्ल्ड कप में। और दो उसके बावजूद भी कंफर्म नहीं है कि आप सुपर 8 पे जा पाएंगे, लेकिन कम से कम आज का मैच तो जीते। अच्छा, मैच हारने के बाद टीम में तब्दीली हुई, आजम खान को ड्रॉप किया गया। अब हिंदुस्तान से शिकस्त के बाद भी कोई तब्दीली हुई तो वो किसकी हो सकती है आपके ख्याल में? देखिए, मुझे नहीं समझ आ रहा कि अबरार क्यों नहीं खेल रहा। जब शादाब ने बॉल ही नहीं कर रही तो अबरार को खेलना चाहिए। मुझे इमाद के हवाले से भी लग रहा है कि वो मुकम्मल फिट नहीं है। इंडिया के अगेंस्ट तो किसी न किसी तरह उन्हें खिला दिया गया है, तो चेंजेस तो लगता है होंगी। मुझे लग रहा है कि साइम भी शायद उस्मान खान की जगह आए, तो 2-3 चेंजेस नजर आ रही हैं। लेकिन सब सोशल मीडिया जो है वो भरपूर तनकीद से भरा हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब हम चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी साहब का बयान आता है कि जी छोटी सर्जरी करके देख लिया, अब बड़ी सर्जरी की ज़रूरत है। तो आप इस बयान को कैसे देख रहे हैं, क्या होने वाला है? अच्छा, एक तो मुझे ये समझ नहीं आया बयान का। इसकी वजह ये है कि अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, और अगर उन्होंने छोटी बड़ी सर्जरी जो करनी है
तो वर्ल्ड कप के बाद ही करेंगे ना। साथ साथ ये है कि एक तरफ तो ये होता है कि $1 लाख ऐलान भी कर दिया है हर जगह जहां टीम है, नकवी साहब मौजूद भी हैं। प्रॉब्लम ये है कि नकवी साहब को या क्रिकेट बोर्ड चलाने जो माजी में भी लोग आए उनको पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। ये सबसे बड़ा मसला है। आपका प्रॉब्लम ये है कि आपका जो टैलेंट है वो दिन ब दिन उस लेवल का नहीं आ रहा जो इंटरनेशनल लेवल पे चाहिए होता है। तो आप उसके लिए अपनी बेंच स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप अपनी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है उसको बेहतर करते हैं, उस पर किसी की भी कोई जोर शोर नहीं है। और अच्छा शोर भी जो है वो ये है कि जी क्वांटिटी ऑफ क्रिकेट बढ़ा दी जाए, कॉलेज क्रिकेट, यूनिवर्सिटी क्रिकेट, हजारों मैचेस, लेकिन क्वालिटी ऑफ क्रिकेट नहीं बेहतर हो रही। तो अगर तो आप वाकई बेहतर क्रिकेट को करना चाहते हैं तो कुछ लोगों के साथ बैठें, बात करें और फिर जाके जो करना है वो करें। मसला सारा ये कि हम एक बड़ा इल्जाम लगा देते हैं कि जी दोस्ती यारी चल रही है, दोस्ती यारी की टीम है। वो भाई तो क्रिकेट बोर्ड में जो बंदा आता है वो अपने दोस्तों को सिलेक्टर लगाता है, जो कोच आता है वो अपने दोस्तों को कोच के तौर पे लेके आता है, जो जो क्रिकेट बोर्ड का सरबराह आता है वो दोस्तों को बाकी बोर्डों पे लेके आता है। तो भाई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के प्लेयर भी तो इसी माशरे का हिस्सा है, तो वो भी अपने दोस्तों को आगे लेके आते हैं। यहाँ मसला ये है कि मैदान में सब एक्सपोज हो जाते हैं, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज है जिसमें आप हाथ बैठ के कलम चलवा नहीं सकते, वहां तो आपको खुद ही परफॉर्म करना पड़ता है। वरना ये हमारे मास्टर कल्चर का कि दोस्त यार आते हैं, तो हम इस बारे में सोचते नहीं है। दोस्त यार चल रहे, भाई दोस्त यार तो मेरिट है कहाँ? बिल्कुल आपने वजह फरमाया। तो फवाद साहब, जब नवंबर 2023 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप में बदतरीन परफॉर्मेंस दिखाने के बाद वापस आया, तब भी यही बात हुई थी कि बाबर आजम को एक अच्छे बैटर का किरदार अदा करना चाहिए, ना कि कप्तान बने रहे। क्या समझते हैं, तब भी उन्हें कप्तानी से हटाने का सही वक्त था या उनका कप्तान रहना जरूरी था या जरूरी है अब भी? देखिए, बाबर से कप्तानी ले ली गई थी, शाहीन को दी गई थी। जब एक आदमी को कप्तानी दी गई थी तो उसे टाइम देना चाहिए था। बाबर, मैं तो कहूंगा अभी तक जो नजर आ रहा है कि बाबर ने ब्लंडर किया, उनसे उनकी बदकिस्मती, जिस किस्म की रुसवाई उनकी हो रही है, जितने बड़े वो खिलाड़ी हैं और जिस शर्मिंदगी के साथ उन्हें कप्तानी करनी पड़ रही है और तारीख में जिस तरह से एज ए कैप्टन उनका जिक्र होगा, ये उन्होंने खुद ही कमाई है। क्योंकि वो टाइम था कि जब उन्हें चेयरमैन साहब ने बुलाया था और वो बेस्ट टाइम था कि वो कहते नहीं जी मैं कप्तानी नहीं लूंगा, लेकिन उनके मुशीरों ने, जिसने भी उन्हें मशवरा दिया और उन्होंने कप्तानी कबूल की, आज देख लें उसका नुकसान पाकिस्तान को तो हो रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा बाबर आजम। तो फवाद साहब, एक तनकीद ये भी हो रही है कि टीम में नौजवानों के बजाय जायद उम्र अफराद को जबरदस्ती रखा हुआ है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हम अरबों रुपए इस टीम पर लगा रहे हैं जो बिल्कुल नाकारा है। अब इत्तेफाक इस बात से आप करेंगे कि टीम बिल्कुल फारिग है, नए सिरे से हमें टीम बनाना होगी? देखिए जी, एक तो पहली बात बता दूं, जो क्रिकेट बोर्ड है वो अपने पैसे खुद कमाता है। आईसीसी से आते हैं और पीएसएल से आते हैं, तो ये गवर्नमेंट से ₹1 भी नहीं लेता। यही वजह है कि क्रिकेट आपकी अभी तक कायम व दायम है, वरना हॉकी की तरह बिल्कुल फारिग हो चुकी होती। और जहां तक टीम तब्दीली का बात है तो भैया आपने टीम दूसरी बनाई, कौन सी तैयार है? क्या आपकी ए टीम तैयार है? क्या आपकी बी टीम तैयार है? आपकी मसला ये है कि लोग, क्रिकेटर भी जो फैलता है या जिसके आपको पीछे मतलब उनके बेसिकली उनकी बातें सारी माननी पड़ती है। वजह यही होती है कि आपने कोई टीम ही तैयार नहीं की है। आपको एक वाकया 1983 का बता देता हूं कि बड़े बड़े नाम थे पाकिस्तान टीम में और वो फैले, लेकिन उस वक्त के क्रिकेट बोर्ड के सरबराह ने उन सबको फारिग किया। 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान खेला, श्रीलंका की टीम आई हुई थी, जीता। तीसरे टेस्ट में सारे हाथ पैर जोड़ के वापस आ गए। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर एक तो सोशल मीडिया, उसके साथ फ्रेंचाइज के जो ओनर हैं और उसके साथ साथ जो प्लेयर्स के एजेंट्स हैं और जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, उतनी ज्यादा तगड़ी हो गई हैं कि वो इतना प्रेशर डालती हैं सोशल मीडिया के थ्रू कि अगर स्ट्रॉन्ग बोर्ड नहीं है तो बर्दाश्त ही नहीं करता और फिर प्लेयर्स हावी हो जाते हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट के मामले में देख लें, जो वो चाह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में चीजें वो आपको करनी पड़ी। वो इसलिए करनी पड़ी कि आपने बैकअप तैयार नहीं किया। मैं तो इस चीज के हक में भी नहीं हूं कि आप किसी को लीग क्रिकेट से रोकें। आपका इतना स्ट्रॉन्ग बैकअप होना चाहिए। 25 करोड़ अफराद में हर तीसरा चौथा बच्चा जो है वो क्रिकेट खेलता है, तो आपके पास ये तो नहीं कहेंगे टैलेंट की कमी है। मसला ये टैलेंट को ग्रूम करना है, टैलेंट को परखना है, उनको देखना है, उनको जान। उन लोगों की कमी है, उन लोगों की कमी है कि जिनमें पैशन है प्लेयर बनाने का। तो ये ड्रॉबैक है। तो अगर आप सही, अच्छा आखिर में मैं चाहूंगी थोड़ी सी फवाद साहब आपसे सरफराज की बात की जाए, जो कि बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग ये मुतालबा कर रहे हैं कि कैसे शख्स के साथ ज्यादती की गई जिसने लगातार
10-11 सीरीज़ आपको जितवाई, क्या आप समझते हैं कि वाकई सरफराज के साथ ज्यादती की गई है और क्या टीम में ग्रुप बंदी और सिफारिशात पर जगह बनाई जाती है? देखिए, आपने एक बनी बनाई टीम को छेड़ा, आपने एक कप्तान सेटल था उसको एकदम से चेंज कर दिया, हटा दिया, तो ये तो होता है। आपको कप्तान को टाइम देना पड़ता है, कोई वजूहात होती है निकालने की। मुल्कों में 5-5, 10-10 साल कप्तान रहते हैं। ये हमारे यहाँ ये कि हर दूसरे तीसरे साल एक नए साहब आते हैं, उनको कप्तान की शक्ल नहीं पसंद आती और वो उसे चेंज कर देते हैं। तो शुरुआत तो वहीं से हुई है जहाँ से आपने सरफराज को हटाया है, लेकिन अब आपके काबू नहीं आ रही चीजें। तो वही मसला है कि कौन करके जाता है, कौन भुगतता है। और उसकी वजह यही है ना कि कंसिस्टेंटली क्रिकेट बोर्ड किसी एक के हाथ में नहीं है। सियासी जो उस पर इंफ्लुएंस है, जो सियासतदान जिस तरह से क्रिकेट बोर्ड को में अपने जो भी जान पहचान के पसंद के लोग हैं लगाते हैं, वो एक वजह है कि कंसिस्टेंटली क्रिकेट बोर्ड एक आदमी रहता नहीं है और वो उसको जानता नहीं है, समझता नहीं है, तो इस किस्म के गलत फैसले होते हैं। सही, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। बहुत शुक्रिया आपका फवाद साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं और आपने इस हवाले से अपने व्यूज़ दिए। वाकई बहुत कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है और ये रिस्ट्रक्चरिंग और रिफॉर्म्स की अशद ज़रूरत है। शायद अब मोहसिन साहब समझ भी गए हैं जो कह रहे हैं बड़ी सर्जरी करने की ज़रूरत है। एनी हाउ, लेट्स सी आज के मैच में क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाजरीन। और अब कुछ बात हो जाए फैशन की, क्योंकि फैशन का दौर है आजकल। फैशन से जुड़े मुनफरात की बात करते हैं जिन्होंने खूबसूरती के ताज सर पर सजाए। आपको याद होगा मिस पाकिस्तान वर्ल्ड 2024, मिस पाकिस्तान यूनिवर्सल, मिस्टर पाकिस्तान यूनिवर्सल मुकाबले में फातेह करार पाने वाले 8 लड़कियों और लड़कों की रस्म ताजपोशी की शानदार तकरीब पिछले हफ्ते हुई। इस तकरीब में मिस पाकिस्तान ग्लोबल का ताज महविश भट्ट के सर पर सजाया गया और हमने सोचा क्यों ना आज इस खूबसूरत हसीना से आपकी भी मुलाकात करवाई जाए। तो इस वक्त हमें महविश ज्वाइन कर चुकी हैं। महविश, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेलकम टू आवर शो। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, तो मुझे बताइएगा कैसा महसूस हो रहा है आपको ग्लोबल मिस यूनिवर्स बनके? ये ऐसी फीलिंग्स हैं जो बताई तो नहीं जा सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लग, बहुत खुश हूँ कि मुझे मौका मिला है पाकिस्तान को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करने का, क्योंकि इतने सारे कंटेस्टेंट थे, उन सब में से आपको हर टाइटल के लिए 200-300 कंटेस्टेंट थे, उन सब में से आपको सिलेक्ट किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है खुशी की बात तो होगी। अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल, मिस पाकिस्तान ग्लोबल का ये टाइटल है। तो माविश मुझे बताएगा ये सफ़र कैसा आपका गुजरा, किस तरह शुरुआत हुई, शौक आपको कब से था कि आपको ये टाइटल जीतना है? कुछ बताएंगे अपने बारे में? जी बिल्कुल। इसकी जो है ये स्टार्ट इस तरह से हुआ था कि अभी मुझे जैसे ही रिसेंटली पता चला, क्योंकि 4 साल से ये पाकिस्तान में भी स्टार्ट हो रहा है ना, पाकिस्तान में 4 साल पहले ये स्टार्ट हुआ था। तो इससे पहले जो ब्यूटी पैजेंट्स होते थे पाकिस्तान से गर्ल्स नहीं ली जाती थी, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शंस थे, हमारी हुकूमत हमें अलाउ नहीं कर रही थी और उसके अलावा हमारी अपनी पाकिस्तानी अवाम भी इन सब के खिलाफ थी। लेकिन जब मैंने इसके क्राइटेरियाज पढ़े मुझे बहुत अच्छा लगा। जो पहले ब्यूटी पैजेंट्स में होता था, लाइक आपको बिकनीज पहननी है, आपको ये करना है, आपको वो कपड़े पहनने हैं, ऐसा इस दफ़ा कुछ भी नहीं था अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए ये मैंने इसमें मैं एंटर हो गई। शौक तो मुझे शुरू से ही था, शौक तो मुझे मीडिया में जाने का, फिल्म मूवीज़ करने का, एक्टिंग करने का था, लेकिन अपने मॉम के कहने पे मैंने जो है अपनी डिग्री मेडिकल में ली। तो इसके साथ साथ जैसे ही मुझे पता चला कि ब्यूटी पैजेंट्स भी हो रहे हैं तो मैंने अप्लाई कर दिया और अल्हम्दुलिल्लाह पहली दफ़ा अप्लाई किया और मैं सिलेक्ट भी हो गई और ये सब था। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इसमें क्राइटेरिया क्या होता है? मिस पाकिस्तान ग्लोबल जब किसी को सिलेक्ट किया जाता है तो उसमें क्या मयार है उसका? कुछ टेस्ट भी होते हैं, किस तरह से चूज़ करते हैं?
जी बिल्कुल, इसके लिए सबसे पहले तो हमने जो है ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके क्राइटेरिया, हर टाइटल का क्राइटेरिया डिफरेंट था। इसमें आपका एजुकेशन आ जाती है, आपकी जो है फैमिली हिस्ट्री आ जाती है, आपका बैकग्राउंड आ जाता है, आपका मोटो आ जाता है, आपका एजेंडा आ जाता है कि आप जो है आपका एजेंडा कि आप करना क्या चाहते हैं अपनी कंट्री के लिए। और इसके अलावा हमारे बहुत सारे इंटरव्यूज़ होते हैं, हमारी ट्रेनिंग्स होती हैं, और पहले तो हमारे ऑनलाइन इंटरव्यूज़, हमें क्वेश्चन आंसर्स दिए जाते हैं, हमारे लिए डिफरेंट सिचुएशन क्रिएट की जाती है और फिर हमसे पूछा जाता है कि बताएं अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आप किस तरह से इन सब से निकलेंगे। ये सब चीज़ें होती हैं। बिकॉज हमने अप्लाई किया था आज से 6 महीने पहले, और वो 6 महीने का सारा हमारा ऑनलाइन चलता रहा, बाकी सारे कंटेस्टेंट्स। और उसके अलावा एक्सटर्नली आपको प्यारा होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इंटरनली प्यारा भी होना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है भाई, इस बहुत ज़रूरी है। कॉन्फिडेंस जो है वो ज़ाहिर है आपको तालीम से ही मिलता है। अच्छा, मुझे ये भी माविश आप बताइएगा कि माशाल्लाह से अब तो ये टाइटल आपके पास है, तो इस टाइटल को मिलने के बाद ज़िंदगी कितनी बदली है? किस किस ने आपसे कांटेक्ट किया है? आगे हम आपको किन प्रोजेक्ट्स में देख रहे हैं? अपने बारे में क्या फ्यूचर प्लान करती हैं आप? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत एजाज़ की बात है कि मुझे एज अ मिस पाकिस्तान जो है चुना गया। देखने में ये टाइटल तो बहुत छोटा है, क्राउन बहुत प्यारा लगता है, लेकिन ये जो है एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और कमिंग डेज में इंशाल्लाह जो है मैं फॉरेन कंट्री में जाऊंगी। लाइक वहाँ पे जाके कंपटीशन होता है, बहुत सारी बाकी कंट्रीज भी आते हैं, हर कंट्री से एक एक लड़की होती है, लाइक 40-70 हो सकते हैं कंट्री। डिफरेंट ब्यूटी पैजेंट्स करूँगी और जाके अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगी। उसके अलावा बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है, लाइक हर कोई टीवी चैनल ऐसा नहीं है, कोई पॉडकास्ट, कोई मीडिया वाला अल्हम्दुलिल्लाह जिसने अप्रोच ना किया हो। उसके अलावा मरीम नवाज जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स निकाल रही हैं, उसके लिए भी हमें बुलाया जा रहा है, तो इंशाल्लाह वो भी टाइम निकाल के वो भी करना है। और भी बहुत सारे काम हैं जो करने वाले हैं, और इंशाल्लाह स्लोली क्योंकि अभी पढ़ाई की वजह से थोड़ा सा बिजी भी हूँ। तो पढ़ाई क्या कर रही हैं आप, बताइएगा ज़रा, स्टडीज़ क्या चल रही हैं? जी मैं जो हूँ पैथोलॉजी लैब साइंसेस कर रही हूँ, इसको MLT भी कहते हैं, लेबोरेटरी साइंटिस्ट भी कहते हैं। और अभी रिसेंटली ही मेरा 3rd ईयर का रिजल्ट आया है और अभी मैं फाइनल ईयर में गई हूँ। हमारे 4 साल होते हैं, सरगोदा मेडिकल कॉलेज से मैं पढ़ाई कर रही हूँ। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। जी। तो जब आप मिस पाकिस्तान ग्लोबल का टाइटल आपने विन किया, तो मुझे बताइएगा कि फैमिली के क्या उस पे एक्सप्रेशंस थे, घर वालों ने कितना थ्रू आउट द इस करियर के आपको सपोर्ट किया? जी बिल्कुल, मेरी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश थी। इवन अगर मैं ये कहूँ कि मैंने इस ब्यूटी पैजेंट में अप्लाई ही अपनी फैमिली की वजह से किया था, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मैंने वैसे ही ब्यूटी पैजेंट्स मैंने देखना स्टार्ट किए, लेकिन मैं अप्लाई नहीं कर रही थी क्योंकि ये पैजेंट्स आज से 4 साल पहले से हो रहे हैं पाकिस्तान में ना। तो पहले तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहे थे, लेकिन पाकिस्तान में जो हो रहे हैं वो 4 साल पहले से हो रहे हैं। मिस सोनिया अहमद ही इसको लेके उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, लेकिन मैंने जब अपनी फैमिली से शेयर किया मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी, करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जाहिर सी बात है, हम जो मीडिया पे देखते हैं, लोगों ने जो अफवाहें फैलाई होती हैं, ये होता है वो होता है, आपको ये सब करना पड़ता है। लेकिन मेरी मॉम ने कहा बेटा आप क्राइटेरियाज पढ़े और अगर तो आपको ठीक लगती है आप अप्लाई कर लें। तो जब मैं अप्लाई कर रही थी एप्लीकेशन, मेरी मॉम मेरे साथ ही बैठी थी। इवन वो एप्लीकेशन फिल करने में भी मेरी मॉम ने ही मेरी हेल्प की थी। ज़बरदस्त, सही। अच्छा, मुझे बताइएगा कि जो बच्चियाँ आपकी तरह ये टाइटल विन करना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनको ये रिकग्निशन मिले, कि दुनिया उनको हसीना के तौर पर जाने, तो आप उनको क्या गाइड करेंगी, मशवरा क्या देंगी, किन चीज़ों का ख्याल रखना होगा? जी मैं उनको ज़रूर गाइड करना चाहूँगी। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनसे मैं ये कहूँगी कि अपनी एजुकेशन पे ध्यान दें, एजुकेशन किसी सूरत पे भी नहीं छोड़नी, क्योंकि बहुत सारे लोग ब्यूटी पैजेंट में इसलिए एंटर होते हैं कि चलो हम जो है एक्टिंग में जाएंगे, हम मॉडलिंग में जाएंगे, हम ढेर सारी मूवीज़ करेंगे। लेकिन मैं उनसे ये कहूँगी कि आपका एजेंडा ये होगा तो आप जो
है इस टाइटल को सही से हैंडल नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब आपको टाइटल मिलता है, जब आपको क्राउन मिलता है, आपके लिए ये सारी चीज़ें, मीडिया की चीज़ें, ये बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती हैं, आपको मौका मिलता है। लेकिन आपका एजेंडा ये नहीं होना चाहिए। आपका एजेंडा पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। फिर आप पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना है आगे भी, और इसी तरह मुल्क का नाम भी रोशन करना है, और खुद को आप मनवा रही हैं माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच माविश फॉर योर टाइम कि आप तशरीफ़ लाई, और एक बार फिर से बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इस ताज की अब आपने हिफाजत करनी है। थैंक यू सो मच। तो जनाब, ये हुस्न जिन बुनियादों पर होता है आपको भी पता चल गया, और अगर आपको लगता है कि आप हसीन हैं तो आप भी जाइए और इस मुकाबले में शिरकत कीजिए। मुझे एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। बड़ी ईद में अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं, तो ईद उल अदा की आमद है। लेकिन अगर सुन्नत इब्राहिमी अदा करनी है तो फिर जानवर की ख़रीदारी पहले कर लें। ऐसा हम नहीं बल्कि कराची में लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मंडी के तर्जुमान का बयान है। मवेशी मंडी के तर्जुमान के मुताबिक कराची नॉर्दर्न बाईपास पर सजने वाली मंडी में गुज़श्ता सालों की निस्बत रवां साल जानवरों की तादाद तवक्को से कम है। व्यापारी परेशान हैं क्योंकि जानवर की मुनासिब कीमत नहीं मिल रही। गाहक परेशान है क्योंकि मतलूबा बजट में सुन्नत इब्राहिमी के लिए जानवर दस्तयाब नहीं है। यानी कि दोनों जानिब से परेशानी का समा नजर आ रहा है। वालिदैन का मंडी मिशन जारी है। बच्चों की फरमाइशें, वालिदैन मंडियों का रुख कर रहे हैं, लेकिन महंगाई की शिकायत भी की जा रही है। शहरियों का कहना है कि इंतजामिया कीमतों में इस्तेहकाम लाने के लिए इकदाम करे ताकि सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जा सके। इस वक्त हमें लाहौर से हमें ज्वाइन कर चुके अफजाल अब्बासी, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है, लाहौरी क्या रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। जी अफजाल। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में एक हफ्ते का वक्त रह गया है, और मवेशी मंडी में इस वक्त जो है वो काफ़ी रश है ख़रीदारों का। इस वक्त कुछ व्यापारी हमारे से हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि कस्टमर्स आ रहे हैं, कोई रेट शेट लग रहा है, मुनासिब कीमत मिल रही है? मुनासिब रेट नहीं लगा रहा है, कम लगा रहा है, आते हैं पूछ के चले जाते हैं। अच्छा, और ये गर्म मौसम से बचाव के लिए जानवरों के लिए टेंट शेंट इंतजाम मंडी इंतजामिया ने बेहतरीन की? हाँ, ये इंतज़ाम बेहतर है, टेंट शेंट, पानी शानी, हर चीज़ जो है सहूलत है। और कोई कोंगो वायरस का तो नहीं केस? वो कोई केस सामने नहीं आ रहा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लाहौर की शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं, और यहाँ पर कोंगो वायरस का कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। जो जानवर हैं उन पर हैं, उनकी मुकम्मल स्क्रीनिंग के बाद जानवरों को मवेशी मंडी में इन आउट किया जा रहा है, और यहाँ पर जानवरों की देखभाल के। बहुत शुक्रिया, आपने हमें यहाँ की सूरत हाल बताई। अब पेशावर का रुख करते हैं जहाँ पर आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। जी बताइएगा। आज जी बिल्कुल, इधर अज़ाम में कुछ ही दिन बाकी हैं, तो पेशावर की मंडियों में शहरियों का रश लग गया है। शहरी जो हैं वो मंडियों का रुख कर रहे हैं। मंडियों में कीमतें भी ज़्यादा हैं। बच्चों की फरमाइश पर आज कुछ शहरी यहाँ पर आए हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। अब बच्चों से भी बात करेंगे कि बच्चे आपने क्या फरमाइश किया, क्या लेना है आज आपने? आज हमने बैल लेना था, आपको कहा मंडी जाएंगे। सुबह से हम घूम रहे हैं अभी यहाँ मिलकर। आज सुबह से घूम रहे हैं, बाबा से भी बात करेंगे। सर क्या कहते हैं, बच्चों की फरमाइश पर कितनी ख्वारी हो रही है? ख्वारी तो बहुत है, आज की रेट आई है। मुख्तलिफ मंडियों में गया, घूमा, लेकिन मुनासिब रेट कहीं से भी नहीं मिली। तो अभी एक जानवर पसंद आया है, तो वो इंशाल्लाह रेंज में है, तो वो मैंने परचेज़ भी कर लिया है बच्चों की फरमाइश पे। तो इंशाल्लाह बस इनकी कुर्बानियाँ अल्लाह कबूल करे। और वैसे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़रा इसके ऊपर नज़रसानी करे, ताकि आम लोग भी और गरीब से गरीब भी इसमें हिस्सा डाल सके, और एक इस्लामी फरीज़ा है जिसको वो एहसन तरीके से निभा सके। जी बिल्कुल, मंडी मिशन जो है वो वालिदैन की जानिब से शुरू किया गया है। बच्चों की फरमाइश पर ख़रीदारी भी जो है जारी है। कीमतें भी ज़्यादा होने की शिकायत की जा रही हैं, लेकिन शहरी जो हैं वो सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए। चलें जी, आसिफ शहजाद बहुत शुक्रिया। वाकई शिकायत तो है, लेकिन ज़ाहिर है अब क्या किया जा सकता है। जब बात होती है तो फिर व्यापारी ये बताते हैं कि जी क्या करें, चारा इतना महंगा है, हमें देखभाल करना पड़ती है, तो जायज़ बात कर रहे हैं। नहीं आओ, इस वक्त डिप्टी ब्यूरो चीफ आसिम भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो शिकवे शिकायतें शहरियों के क्या वो जायज़ हैं, या जो व्यापारी बता रहे हैं वो बात भी जायज़ है। क्या कहते हैं आसिम आप?
देखें इस वक्त जो सूरत हाल है ना, व्यापारी भी गलत बात नहीं कर रहे, चूँकि अब फार्मिंग कम हो गई। अगर व्यापारी एक जानवर बच्चा ख़रीद रहा है तो उसको महंगा पड़ रहा है। उसकी जो है पूरे पाकिस्तान की सूरत हाल है, ख़ासतौर पे कराची की नादरन बाईपास की मंडी जो कि एशिया की सबसे बड़ी मंडी कहलाती है, 1000 एकड़ पर कायम की गई है वो मंडी, लेकिन उसमें जानवर इस बार उस तादाद में नहीं है। क्या वजह है इसकी? हाँ देखिए, गुज़िश्ता बरस इन दिनों तक मंडी में जो है ना वो 3.5 लाख के करीब जानवर था नादरन बाईपास वाली में, लेकिन इस बार अभी तक सिर्फ 1.5 लाख जानवर आ सका है। शहर भर में जो है वो 22 मंडियाँ खुली हैं, 22 मंडियाँ जिनके कमिश्नर कराची की तरफ से खोली गई हैं, मतलब उनके ऑर्डर दिए गए। उसके अलावा छोटी मंडियाँ भी है। दूसरी मेन चीज़ ये है कि जानवरों की तादाद कम होती जा रही है, जानवर एक्सपोर्ट हो रहा है, दूसरे ममालिक में जानवर एक्सपोर्ट हो रहा है, और उसकी एक बड़ी तादाद है। जो कैटल फार्म वाले हैं उनसे हमारी बात हुई, उनका कहना था कि 4000 योमिया जानवर कराची रीजन से एक्सपोर्ट हो रहा है। तो उसकी वजह है कि जानवर उसकी तादाद कम होती जा रही है। इस मवेशी मंडी में एक जानवर के ऊपर ख़रीदार 4 हैं, और जो अगर किसी को पसंद भी आता है ये तो कहाँ एक्सपोर्ट हो रहे हैं? ये मुख्तलिफ ममालिक में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। और सबसे बड़ी जो डिमांड जो चाइना कर रहा है वो 10 अरब का गोश्त ख़रीदने को तैयार है पाकिस्तान से। उनकी पाकिस्तानी गोश्त की इतनी डिमांड है उन ममालिक में, यूएई और दीगर ममालिक में भी जाता है। हम यहाँ पर कह रहे हैं कि जी हमारे जानवरों को खुराकें सही नहीं दी जा रही हैं, मिलावट वाली खुराकें दी जा रही हैं, और वो 10 अरब का गोश्त खरीदने को तैयार है। इवन के ईरान जाता है, और अफगानिस्तान बहुत बड़ी तादाद में जो है स्मगल होता है, जो कि अब स्मगलिंग रुक गई, लेकिन बावजूद इसके जानवर जा रहा है। अच्छा, तो इसमें मुझे ये बताएगा कि क्या ये लोग इस हवाले से कुछ सोचा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह हमें बिजली की किल्लत का सामना है, आगे आने वाले वक्त में हमने तो देखे यहाँ बहरान, गंदम का बहरान, चीनी का बहरान, अब की पता चले कि जी आगे जानवर ही अवेलेबल नहीं है, और इस तरह जो डेयरी वाले हैं उनके लिए एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। देखिए, इसके लिए हम 2 रोज़ कबल मंडी में मौजूद थे, वहाँ पर व्यापारी भी थे और इस सनत से वाबस्ता लोग भी थे, लाइव स्टॉक वाले। वहाँ पर यही बात हो रही थी कि हुकूमत अब इसकी या तो एक्सपोर्ट रोके या फिर इस पर फार्मिंग इसकी शुरू की जाए, ताकि बड़ी तादाद में ये जो यहाँ पर जो इसकी खपत है उसको पूरा करने के लिए हमें इस पर लाइव स्टॉक वालों को इस पर काम करना पड़ेगा, नहीं तो आगे चल के मज़ीद जो है वो जानवर कम मिलेंगे। अच्छा, इसकी एक बड़ी वजह फिर यही एक वजह है कि जो कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। बिल्कुल यही वजह है, कीमतें बढ़ती चली जा रही है। देखिए, महंगाई है, चुंगी और जो टैक्सेस हैं उनमें इजाफा होता है, हर साल इजाफा होता है। एवरेज जो हमने देखा गुज़िश्ता कई बरसों से, जब से मैंने उठ संभाला, कि हर साल 10 से 15 हज़ार रुपये पर जानवर में महंगा होता है, लेकिन इस बार वो लाख से 1.5 लाख रुपए ऊपर चला गया है। और अगर बड़े जानवर की तरफ आप जाएं तो वो 5 लाख से नीचे का जानवर नहीं है, 2 मन का जानवर जो है वो 1.25 लाख से 1.5 लाख रुपया मिल रहा है। और अब तो लोग खूबसूरती तो दूर की बात, वो कह रहे हैं किसी तरीके से जानवर मिल जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं ना, ये सूरत हाल है। अच्छा, मंडियों में जो लोग आ रहे हैं वो बड़ा ये शिकवा कर रहे हैं कि जी महंगाई और नहीं हम ख़रीद सकते। ज़ाहिर है, जिसने हम बात ही करते हैं, गाय जो ख़रीदता था वो बेचारा अब दुम्बे बकरे पे आ गया है, जो बकरे वाला है वो बैठ के देख रहा है कि अब बकरा ख़रीदूँ कैसे। तो इस सिचुएशन में क्या आप मंडी में देख रहे हैं, भाव ताव उस उरूज पर है या नहीं? मंडी में जानवर कम है, भाव ताव उरूज पर है, लोग तलाश के लिए रोज़ जा रहे हैं, मंडियों में घूम रहे हैं। नादरन बाईपास वाली मंडी, मलीर बकरा पीढ़ी वाली, और उसके बाद लियारी की मंडी है, एक गडाब की साइड पे अपना हब की साइड पे मंडी लगी, मंडियाँ लगी हुई हैं, ख़रीदार भी जा रहे हैं। देखिए, कराची एक पाकिस्तान का ऐसा शहर है जो सबसे बड़ा शहर है, और मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी कुर्बानी कराची में कुर्बानी का एक फ़ेस्टिवल समझा जाता है। पूरी गलियां बंद करके मेले का समा होता है, तो लोग तो वो मेला मनाना चाह रहे, जानवर ढूंढ रहे, लेकिन उस तादाद में जानवर मिल नहीं पा रहा। अच्छा, वैसे कितना कुछ मंडी की जो इंतज़ामिया उन्होंने कुछ मतलब फिगर दिया है कि कितनी तादाद कम आई है जानवरों की? मैं उनके मुताबिक कि इस बार अब तक जो है वो 1.5 लाख के करीब जानवर आया है, और पिछले साल इन्हीं दिनों तक जो है वो 3.5 लाख जानवर। अच्छा, ये जानवर आ रहा और जा रहा होता है, जैसे मंडी में आ रहा है और ख़रीदार भी आ रहे हैं, लेकिन वो उनके पास एक फ़िगर आ रहा होता है, उस फिगर के मुताबिक जो है अभी तक 1.5 लाख के करीब जानवर है। ऊँट बहुत कम आए इस बार, बिल्कुल ऊँटों की तादाद कम है। हाँ, ऊँट आपको देखें, वरना फैंसी ऊँट और उसमें जो है वो होते थे, लेकिन इस बार कम है ऊँट भी। अच्छा, पता है एक चीज़ और है जो कि मैं विटनेस हूँ, और मैं उस मामले पर थोड़ी सी बात ज़रूर करना चाहूँगी। एक चीज़ और जो कि हमने देखी है कि जानवर कुछ बीमार भी आए हैं,
जो कि पीछे से बीमार आए हैं। ज़ाहिर है अगर मैं से सपोज़ एक बकरा घर लेकर आई हूँ और वो बकरा 2 दिन गुजारने के बाद बीमार हो गया है और एज सच कुछ उसके साथ नहीं हुआ कि जिसकी वजह से उसको मतलब कोई बीमारी हो जाए, तो एक ये बड़ी वजह ये है कि जो जानवर मंडियों में लाए जा रहे हैं वो बीमार जानवर भी हैं जिनको बस ऐसे ही फ़रोख्त किया जा रहा है, और उसके बाद जो बेचारा घर लाने वाला गाहक है उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और मेरे सामने तो एक केस ऐसा भी आया है कि तकरीबन 2.5-3 लाख रुपए की गाय आई और उस गाय को उन्होंने जनाब कुछ दिन तो ठीक रही, उसके बाद जनाब पता चला कि इसकी जो इंटेस्टाइन्स हैं उनमें इन्फेक्शन है और उनको कसाई को देना पड़ा उस कुर्बानी की गाय को, और 2.5-3 लाख की गाय उन्होंने 75,000 में कसाई को दे दी। तो कुर्बानी से पहले ही बेचारों की ऐसी बुरी हालत हुई। तो ये सिचुएशन भी है। इसी पर भी बात करने के लिए इस वक्त डॉक्टर नज़ीर हसन साहब ने हमें ज्वाइन किया जो कि सिंध लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट से हैं। उनको हम प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो मैंने एक वजह अभी बताई है, जो केस बताया है, ये बड़ा रिपोर्ट हो रहा है, बकरे बीमार, जो बैल गाय आ रहे हैं वो बीमार, और बज़ाहिर तो वो ठीक लग रहे होते हैं, जब बिक जाते हैं तो घरों में जाकर ग्राहकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो ये क्या वजह है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकती हैं? ये सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मदद किया, और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और पब्लिक के आमा के लिए। तो मामला ये है कि कोई भी व्यापारी या जो भी फार्मर हजरात हैं, वो कोई भी अपना जो जानवर है वो बीमार जानवर नहीं लाता मंडी में। प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मंडी में या फिर काफ़ी दिनों से, क्योंकि जिस जगह से वो मूव हो रहा होता है वहाँ पे तो उसका अच्छा खासा बंदोबस्त हो रहा होता है, और रोज़ाना उसको नहाया धुलाया, ट्रीटमेंट किया, वैक्सीन की, उसके अलावा साफ़ सुथरा रखा होता है। लेकिन जब मुख्तलिफ़ जगहों पे अब एक सखर से आ रहा है, कोई जैकबाद से आ रहा है, कोई पंजाब से आ रहा है, वो जब कराची के माहौल में नए में आ रहा है तो वहीं पे कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी जानवर को कोई इन्फेक्शन या कोई बुखार या कोई बीमारी लाक हो सकती है। हम भी ट्रैवल करते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे तो ऐसे हो जाता है। दूसरा, हम जब जानवरों को ले आते हैं घर में तो उसको हम ऐसी चीज़ें खिलाते हैं जो नॉर्मली वो नहीं खाता होता। मिसाल रोटी के टुकड़े दे दिए हमने, कोई बचा हुआ खाना खिला दिया, कोई इस तरह का किया। आजकल तो बच्चों ने बुरी हालत की हुई है, कोई केले खिला रहा है, कोई बिस्किट खिला रहा है, कोई पापे खिला रहा है। तो अब मैं बता रही हूँ, ये मेरा जाती एक्सपीरियंस है। हमारा बकरा भी बीमार हो गया, उसका भी बुखार हो गया, आंखों से पानी बह रहा उसकी बेचारे गरीब की, और बुरी उसकी हालत है, उसको कफिंग हो रही है। बकरों के मामले में तो ज़्यादा ये हो जाता है, क्योंकि ये देखें, हमें ये एक तो जहन में रखना चाहिए जो चीज़ें हमें पसंद हैं वो ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें जानवरों को भी पसंद हो। मिसाल के तौर पे बिस्किट हमें पसंद है, हमें जूसेस पसंद है, हमें जो है वो ड्रिंक्स पसंद हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह। तो वो जब जानवरों को पहली मरतबा पिलाई जाती है तो जाहिर है वो तो उसको इफेक्ट होगा। अच्छा, डॉक्टर साहब ये भी कहते हैं कि बकरे बड़े नाजुक होते हैं, ये जल्दी बीमार भी हो जाते हैं, ऐसा भी है? एक सेंस में कि जब हम उनको रोटी चावल या इस तरह की चीज़ें खिलाते हैं तो वो हाई प्रोटीन होती हैं, और अंदर जाके जब पानी पीता है तो वो थोड़ी सी फैलती फूलती हैं, तो इस वजह से वो टिम्पन या ब्लोट भी हो जाता है या थोड़ा इन्फेक्शन हो जाता है, बंद हो जाता है। खुसूसन जो बकरे में प्रॉब्लम आ रही है वो पेशाब का बंद होना, और किसी भी माहिर डॉक्टर, जिस तरह हमारे सरकारी डॉक्टर हैं, 17 कैंपें हमारी चल रही हैं कराची के जो मोबाइल पे हैं, तो किसी भी डॉक्टर को प्राइवेट हो या सरकारी हो, सरकारी फ्री ऑफ कास्ट आपको वो सर्विस देगा। वो बहुत आसान होता है उसका इलाज, कि वहाँ से जो कंपेक्शन आ रही है या जो पेशाब उसका रुका हुआ है वो 2 मिनट में रिलीज हो जाता है। तो ज़्यादातर बकरों में जो पेशाब का रुक जाना है वो हाई प्रोटीन की वजह से, या जो हम घर में इस तरह के जो है खाने उनको खिलाते हैं तो उसकी वजह से हो रहा है। नहीं तो मुझे ये बताइएगा कि ये गाय बकरों को जो ज़ाहिर है, आपने एक तो वजह ये बताई कि उल्टी सीधी चीज़ें खिलाने से उनको ज़ाहिर है इंडाइजेशन भी हो जाता है, और दूसरा ये जो बुखार है तो ये इसका मतलब है एक नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। नहीं, लेकिन ये है कि क्योंकि आपने कुर्बानी के लिए रखा है तो उसको हर नुक्से पाक होना चाहिए। तो इस वजह से अगर थोड़ा बुखार भी हो रहा है, कोई इस तरह हो रहा है, तो जो भी हमारी वेटनरी डॉक्टर हैं उनसे फ़ौरन रब्ता करें, या जो सर्टिफाइड प्राइवेट डॉक्टर भी है उससे रब्ता करेंगे तो मैं समझता हूँ हमें वजह पता चल जाएगी। बुखार एक इंडिकेशन होती है कि भाई कोई इन्फेक्शन आया है, वो ज़रूर नहीं कि इंसानों के लिए बहुत ख़तरनाक हो। जानवरों की अमूमन जितनी इंसानों के लिए तो अल्लाह करे कि खतरनाक ना हो, बस बकरे और गाय बच जाएं, क्योंकि जिनके कुर्बानी से पहले कुर्बान हो गए उनके लिए बड़ा मसला है ये। एनी हाउ, मुझे ये बताइएगा डॉक्टर साहब कि ये जो अभी सूरत हाल है इसमें कितना ज़रूरी है कि डेली ये जानवरों को नहलाया भी जाए जो घरों में ला चुके हैं, इनकी वैक्सीन कराना, क्योंकि अब तो सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं, ज़रूरी है? किस तरह ख्याल रखा जाए, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है?
देखें, जो जहाँ से भी आप लेते हैं तो सबसे पहले तो उनसे पूछें कि इसकी वैक्सीन है या नहीं। ज़्यादा वैक्सीन करना भी इतना अच्छा नहीं होता, क्योंकि वैक्सीन के रिएक्शन इनिशियल आ जाता है कि थोड़ा सा बुखार हो जाता है, या कोई ऐसी वैक्सीन होती है जो बुखार भी आपको कर देती है। तो सबसे पहले ये कि रोज़ाना नहलाना भी ज़रूरी नहीं है। अच्छा। नहलाएं उस टाइम, खुसूसन जब दोपहर में आप देख रहे हैं पेंटिंग कर रहा है। जानवर की ये खूबी है कि वो उसको पसीना आ जाता है या वो मुंह खोल के बहुत ज़्यादा जल्दी में सांस ले रहा होता है, उस टाइम आप उसको ज़रूर नहलाएं। तो उसको गर्मी हो रही है या नॉर्मली पखा उसको, और अगर नहलाने से कांपना शुरू कर दे फिर क्या करें? फिर तो गलत है, और उसको तो ज़ाहिर है मल्टीविटामिन कोई भी आप उनको दे दें इमीडिएटली, या कोई भी ताकत वाली जो न्यूट्रिएंट वाली प्रोडक्ट है वो दे दें, या फिर जो चारा है उसमें प्रोटीन कंटेंट ज्यादा हो तो वो दे दें जो अच्छा सा है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप मेरे साथ रहिएगा, आप बिल्कुल थैंक यू सो मच, आप मेरे साथ ही रहिए। मैं बासिम आपसे ये पूछना चाहूँगी कि देखें ना, हम लोग एक शिकायत और भी बहुत लोगों से सुन रहे हैं कि ये जो गाय और बैल और बकरे जो कि मंडियों में मौजूद हैं, इनको चोकर वाला और भूसी वाला पानी पिला के उनको फुला दिया जाता है, फिर तोल के हिसाब से बेचा जाता है। इस पर कोई सख्ती नहीं है कि चेक किया जाए कि भाई ये व्यापारी कर क्या रहे हैं? पानी के ड्रम्स और टैंक्स उन्होंने रखे हुए हैं जिनमें उन्होंने भर के ये चीज़ें वहाँ रखी हुई हैं। बकरा ख़रीदने जाओ तो वो निकलेगा कोई 35-40 किलो का, अगले दिन बेचारा सुकड़ के इतना सा हो जाएगा। ये क्या चक्कर है? बिल्कुल ऐसा ही है, मंडियों में अमूमन ये शिकायत मिलती हैं। देखा भी गया है कि वो बकरे को उस टाइम हैवी वेट दिखाने के लिए, वो लोग होते हैं जो फैंसी बकरा देख रहे होते हैं, हैवी वेट, उसका पेट निकला हुआ है बड़ा हैवी, उसको वो आटा भी पिलाते हैं ताकि पानी में मिक्स करके और इस तरह की चीज़ें, ताकि उसका पेट हैवी। अच्छा, उसको जब आप घर लाएंगी वो 2 दिन तक खाएगा कुछ नहीं, और उसके बाद 2 दिन बाद ज़ाहिर है उसको ऑटोमेटिकली पतला हो जाएगा। मेरे साथ भी हुआ है, बकरा जब आया तो उसका पेट इतना था तकरीबन, उसके बाद 2 दिन गुजरे हैं तो उसकी पसलियां अंदर घुसी हुई थी। मैंने कहा ये क्या हुआ? तो जनाब पता चला कि इसने भी वही पानी पिया हुआ था। वही पानी पिलाते हैं। कुछ तो ऐसा है कि उनको फीड बकायदा मुंह से उनको जो ना ज़बरदस्ती उनको खिलाया जाता है, उसको उनके पेट में डाली जाती है। कितना जुल्म है देखें आप। तो उस टाइम जो खरीदार वो खूबसूरत और वजनी बकरा देख के ले आता है, लेकिन घर आके पता लगता है कि वो सब आर्टिफिशियल था। वो पाकिस्तानियों ने हर जुगाड़ रखी हुई है, अल्लाह माफ़ करे, कि मतलब हर तरीके से इनको पता है कि हमने अपना काम कैसे चलाना है। ये जो जगह जगह मंडियाँ लगी हुई हैं, छोटी छोटी मंडियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर भी कोई चेक एंड बैलेंस है कि वैक्सीनेशन है जानवरों की, नहीं है? क्योंकि बड़े वायरसेस भी थे, कॉन्गो वायरस और ये वायरस वो वायरस, तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि इस पर देखा जाए। देखिए, गुज़िश्ता बरस तो जब स्किन की एक बीमारी जानवरों की आई हुई थी उस टाइम तो हमने देखा एक्टिव थे, लेकिन इस बार इतने खास एक्टिव नहीं दिखे। मासी वाई भैंस कॉलोनी के, कि वहाँ पर KMC के डॉक्टर्स जो हैं वो खुद देख रहे होते हैं, स्लॉटर हाउस वगैरह वहाँ पर हैं, तो वहाँ पर देखा। उसके अलावा अगर आपका जानवर बीमार हो जाए तो किसी प्राइवेट क्लिनिक पे ले जाएं, या डॉक्टर जो अताई डॉक्टर्स भी आजकल इन दिनों बड़े एक्टिव हो जाते हैं। बाकी उसके अलावा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि जानवर बीमार आ रहा है, सेहतियाब आ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही, ऐसा कुछ चेक एंड बैलेंस। किसकी जिम्मेदारी है चेक एंड बैलेंस रखना? हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये मंडी इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये कमिश्नर की जिम्मेदारी है, KMC की जिम्मेदारी है, जो मंडी इंतजामिया है बेसिकली उनकी जिम्मेदारी है। तो ये डर है कि एलाइशें भी ना बिखरी हो कहीं, अगर ये सूरत हाल है। एक लाइव स्टॉक का, महकमा लाइव स्टॉक का जो है वो हाईवे से आगे एक चुंगी लगती है जो हर साल पूरा साल लगी रहती है, लेकिन इन दिनों एक्टिव हो जाती है। तो वहाँ पर जो डॉक्टर्स वो एक जो बाहर शहर से बाहर से जो ट्रक आ रहे होते हैं उनको चेक करते, और उस पर भी मुय्यना तौर पर जो है वो करप्शन होती है, फ़ी जानवर उनसे पैसे ले जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं शहर में। देखिए ज़रा, बस खैर क्या कहा जा सकता है, ये तो वो बातें जो हमारे साल ही डिस्कस करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे केस पर आ जाए ना, जो मैंने आपको बकरे की अलामात बताई हैं, मुझे बताएं कि ना सब लोग सुन रहे हैं, मे भी किसी और के बकरे को भी बुखार हो गया हो, तो अक्सर किसी ने कहा था कि जी कैवे में पैनाडोल डाल के ना कुछ टैबलेट्स वो आप बकरे को पिला दें तो बकरा हो जाएगा ठीक। आप क्या कहते हैं? एक तो इसका जवाब भी दूंगा, और उसके अलावा एक और जवाब, क्योंकि मैं लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में डायरेक्टर जनरल हूँ, तो एक जो हमारे मौसूफ ने बात की जो हमारे साथ बैठे हुए हैं इस प्रोग्राम में, कि कोई ये चुंगी नाका लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट लगाया हुआ है जो एक्टिव हो जाते हैं, और फिर ये हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ हैं आसिम भट्टी साहब। हाँ, तो मैं इसको थोड़ा सा तसही कर दूं कि लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट का कोई इस तरह का चुंगी नाका नहीं लगा हुआ है। अच्छा। वो जितना भी है वो लोकल काउंसिल्स का, KMC का और काउंसिल उनका है, उनकी तरफ से, वो मैं ये करेक्ट कर रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जितनी भी मंडीज हैं, कैटल कॉलोनीज हैं, सारी KMC के अंडर आती हैं या लोकल काउंसिल्स के अंडर आती हैं। लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट तो बैकअप से सपोर्ट कर रहा होता है, जो अदरवाइज हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ये लोकल काउंसिल्स वेटनरी डॉक्टर्स को हायर नहीं करते, दुनिया के अंदर जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे लोकल म्यूनिसिपल जो अथॉरिटीज हैं वो बहुत स्ट्रांग होती है, उनका वेटनरी डिपार्टमेंट पूरा होता है। सही। अब यहाँ पे कराची के अंदर आप देखें KMC के पास सिर्फ 4 वेटनरी डॉक्टर हैं, और वो जू हैं, सफारीज हैं, बाकी दुनिया है, वो उसको कौन देखेगा? तो लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट अपनी जिम्मेवारी न होते हुए भी हम इखलाकी तौर पे, क्योंकि सूबे के ओवरऑल
लाइव स्टॉक को प्रमोट करना, उनको उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। तो इस वजह से हम बैकअप पे सपोर्ट कर रहे होते हैं। और हमारी अभी भी 27 कराची में चल रही है। हम आते हैं बकरे की वो जो बुखार वाली बात है, बेहतर ये कि उसको किसी को दिखाएं अगर नहीं दिखा पाते, क्योंकि बुखार इनिशियल अलामत होती है किसी भी चीज़ की, वो आगे जाके बढ़ भी सकती है। लेकिन हमारा पेट जो होता है वो सिंगल स्टमक होता है और बकरे का पेट जो है वो 4 स्टमक पे मुश्तमिल होता है, ओजरी जिसको हम कहते हैं या ट्राइब कहते हैं। और वो ज़रूर नहीं कि वो दवाई जो इंसानों को अफेक्ट कर रही है वो बकरे को उसी तरह अफेक्ट करे, लेकिन हाँ ज़रूर पेनाडॉल या इस तरह की जो आप टेबलेट की बात कर रही हैं पैरासीटामोल ग्रुप में, वो ज़ाहिर इफेक्ट तो करेगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, आंखों से पानी, कॉफिंग और वो सुस्ती। हाँ, तो ये किसी इन्फेक्शन की अलामत है, तो इस वजह से किसी डॉक्टर को जरूर दिखाएं, जरूरी है। चेक करेगा उसका, उसके अलावा जो आंखों से पानी आ रहा है उसको भी वो देखभाल करेगा। उसके बाद शायद उसको एंटीबायोटिक या किसी इंजेक्शन की जरूरत पड़े, क्योंकि जानवरों के अंदर जो ओरल ट्रीटमेंट होता है, जिस तरह टेबलेट इंसान खाते हैं, उसका प्रोसेस इतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसमें स्टमक इतने 4 होते हैं, तो हर जगह पे वो दवाई रुक जाती है, इंटेस्टाइन तक पहुंचने में टाइम लगता है। तो ह्यूमन वाली जो है, बाकी इंजेक्शंस जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम ही होती हैं, तो वो इंजेक्शंस लगाए जा सकते हैं उसको। अच्छा, लेकिन डॉक्टर ठीक है। अच्छा, मैं चाहूँगी डॉक्टर साहब, आखिर में उनके बच्चों का मैंने शुरू में भी जिक्र किया कि बच्चे तो इस वक्त दीवाना वार बकरों के साथ वो जुल्म कर रहे हैं, जो कि होना नहीं चाहिए। तो मुझे बताएंगे क्या एहतियात ज़रूरी है, क्या मैसेज देंगे पाकिस्तानियों को आप? सबसे पहले कि देखिए, जानवरों में जितनी भी बीमारियां हैं उनमें से सवाए एक के जो कांगो है वो मुहल्लिक है और वो इंसानों को लग सकती है, लेकिन वो भी जब उसको काटा जाए और उसका खून आपके हाथों पे लगे और आपके हाथों में कट हो, उसकी कोई ज़ाहिरी अलामत जानवरों में नहीं होती, सवाए ये कि वो जो चिचड़े होते हैं, जो टिक वगैरह उसके स्किन पे, सॉफ्ट स्किन पे, वो रिमूव हो। जो भी ईद उल अज़हा के लिए जानवर तैयार होते हैं वो अभी एक इंडस्ट्री बन गई है, बाकायदा तैयार होते हैं, रोज़ाना नहलाया धुलाया जाता है, तो इस तरह की इन्फेक्शन अमूमन उसमें नहीं होता। हमारे जो कांगो के प्रीवियस केस रिपोर्ट हुए हैं वो ज़्यादातर बलूचिस्तान या अफगानिस्तान से आए हुए थे और वो भी रिमोट एरियाज से, तो इस वजह से एक तो ये है कि अमूमन हमें ख़तरा नहीं है, लेकिन बच्चे जो हैं उनको प्यार करते हैं, उनका ये हमारा एक कल्चर का हिस्सा बन गया है और इस्लामी कल्चर का भी हिस्सा बन गया है। तो हम उनको ये कहेंगे कि इस तरह की चीज़ें मत खिलाएं जो उनको जुकाम हो जाए, कोई बुखार हो जाए, इस तरह की वो चीज़ें प्यार खूब करें। तो मिसाल के तौर पे हमने देखा है बिस्किट खिलाते हैं, केक खिलाते हैं, पेस्ट्री खिलाते हैं, केला खिला लेते हैं उसको, या फिर कोई कोल्ड ड्रिंक जो सॉफ्ट ड्रिंक उनको पिला देते हैं, तो उससे वो दायरे उनमें प्रॉब्लम आएगी। लेकिन अगर आप उनको वही घास जो खाता है, जो शौक से खाता है घास, वही अपने हाथ से खिलाएं बजाय बिस्किट, प्यार करना है ना उससे। तो वो जरूरी है बिस्किट खिला के प्यार करें, घास उससे सस्ता है, घास अपने हाथ में लेके उनको खिलाएं और वक्ती हिसाब से खिलाएं। बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर योर टाइम। डॉक्टर नज़ीर हसन, आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अच्छा आसिम, मैं आपसे भी जाऊँगी क्योंकि आप मंडी के हालात वाक़या देख के आए हैं, तो जो शहरी जाके ख़रीदना चाह रहे हैं उनको आप क्या मशवरा देंगे, किन हिदायत के साथ वो जाएँ? शहरी जो जानवर वहीं पर उसको चेक करें, तंदुरुस्त है, और कोशिश करें किसी करीबी उसको चेक करवाएं, क्योंकि वहाँ पर जानवर बिल्कुल ठीक हो रहा है। अच्छा, दूसरी एक चीज़ और होती है, वहाँ पर जब जानवर रेवड़ में होता है तो उस टाइम बिल्कुल सेट होता है, जब वो घर आता है फिर उसको एक अलग इन्वायरमेंट मिलता है, वो एक माहौल एक बिल्कुल दूसरा देखता है, इसलिए वो थोड़ा सा तंग भी होता है। तो उसको फौरी तौर पर गाड़ी से ला के, गाड़ी से को रोकते उससे उतारें ना, गाड़ी को 5 मिनट छोड़ दें, क्योंकि जानवर डरा हुआ होता है। जैसे ही वो गाड़ी से उतारते वो भाग जाता है। अगर उसको 10 मिनट 5 मिनट गाड़ी को रोकेंगे, जानवर रिलैक्स होगा, फिर उसको आराम से नीचे उतारें। बिल्कुल, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है। लोग पता नहीं क्यों ऐसे करते हैं कि वो एकदम अफरा तफरी में, वो एक्साइटमेंट में ना कि बस उतारें दिखाएं। एक तो शो ऑफ भी बहुत हो गया ना, एक तो मसला ये भी है कि हम दिखाएं हम कितना बड़ा जानवर लेके आए और कितना महंगा। बहुत शुक्रिया आसिम कि आप हमारे साथ मौजूद रहे हैं। अभी प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कीप वॉचिंग अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली मारूफ कोफेमा नायला कियानी के हवाले से खबरें तो आप अक्सर सुनते ही हैं और वो हमारी मेहमान भी बनती हैं, लेकिन आज नायला के हवाले से हमारे पास कुछ डिफरेंट किस्म की न्यूज़ है। ख़बर यह कि वफाकी वजारत तालीम ने पाकिस्तान की मारूफ खातून कोफेमा नायला कियानी को लड़कियों की तालीम के लिए कौमी खैर सगाली का सफ़ीर मुकर्रर कर दिया है, क्योंकि नायला कियानी
सितारा इम्तियाज़ हासिल करने वाली पाकिस्तान में वाहिद खातून एथलीट भी हैं। इसीलिए नाइला कियानी की बतौर कौमी खैर सगाली सफ़ीर तकर्रुरी ख़वातीन को तालीम के ज़रिए बाइख्तियार बनाने के अज़्म का सबूत भी है। नाइला कियानी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। बहुत शुक्रिया नाइला आपके वक्त के लिए। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आपको बतौर सफ़ीर तालीम हम लोग इंट्रोड्यूस करा रहे हैं। आप कैसा महसूस कर रही हैं? अस्सलामुअलैकुम और बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट करने का। मुझे जब ये न्यूज़ मिली थी तो टू बी ऑनेस्ट आई वाज वेरी शॉक्ड, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स के हवाले से जाना जाता है और लेकिन मैं ये बताती हूँ कि लोगों को पता नहीं है कि मेरा बैकग्राउंड, एजुकेशनल जर्नी क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और मैं कैसे मैंने बचपन से कितना हार्ड वर्क किया। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑनर की बात थी कि मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड को एक तरह से एक्नॉलेजमेंट थी और एक ऑनर है बहुत बड़ा कि मुझे लड़कियों के लिए ये मुझे सफ़ीर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने अपॉइंट किया है। अच्छा, तो नाइला मुझे बताइएगा कि जब आपको ये जिम्मेदारी मिली तो आपको ज़ाहिर आप शौक तो हुई कि भाई मुझे तालीम के लिए सफ़ीर कंसिडर किया जा रहा है, तो अभी जब ये जिम्मेदारी मिल गई है तो आपके जहन में क्या है, क्या करेंगी, कैसे होगा, कुछ बताएंगी? तो बेसिकली मिनिस्ट्री ने मुझे ऑलरेडी 3 मेन चीज़ें हैं जो उन्होंने मुझे बताई हैं कि मेरी उनको उस तरह सपोर्ट चाहिए। एक तो इंस्पिरेशन है लड़कियों को, क्योंकि जब स्पोर्ट्स के हवाले से जाना जाता है ना तो लोगों के जहन में शायद आता हो कि पढ़ाई में ठीक नहीं थी। तो मेरी अपनी स्टोरी के थ्रू लड़कियों को इंस्पायर करना कि जो मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं सारी, वो एक्चुअली ऐसा नहीं था कि कोई फैमिली में किसी की हेल्प थी या किसी की सिफारिश थी, वो सारी एजुकेशन की वजह से आई थी। और मैं भी बहुत अगर मैं यूज़ कर सकती हूँ वर्ड, मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत कंजर्वेटिव फैमिली से निकल के यहाँ तक पहुँची हूँ सिर्फ एजुकेशन की वजह से। तो वो चाहते कि मैं अपनी स्टोरी से लोग लड़कियों को इंस्पायर करूँ। और जो गवर्नमेंट के जो इनिशिएटिव्स हैं जो वो तालीम के, ऑफ कोर्स मेनली लड़कियों की तालीम के लिए जो भी वो कर रहे हैं उनको प्रमोट करूं, उनके साथ उनकी सपोर्ट की जाए। तो ये उन्होंने कुछ चीज़ें मुझे जिम्मेदारियां दी हैं जो मैं अगले कुछ महीनों में उनके साथ काम करूंगी। और इसके अलावा कुछ ऐसे मैं भी जो बाहर से प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ फंडिंग है, जो इदारे मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं कि उनको प्रोजेक्ट्स चाहिए, तो मैं वो मिनिस्ट्री के साथ काम कर रही हूँ कि वो कहाँ फ़ंड्स यूज़ किए जाएँ। सही। तो नाइला, जैसे कि आपने कहा कि आपका ये सफ़र भी, ये तालीमी इतना आसान नहीं था, आपने भी बहुत स्ट्रगल की है, कुछ अपनी स्ट्रगल के बारे में हमें बताएंगी? आपने किस तरह अपनी तालीम मुकम्मल की और आपकी एकेडमिक्स क्या हैं, आपने क्या पढ़ा है? सो बेसिकली मैं रावलपिंडी और मैं एक्चुअली डिटेल में जाती मैं गुजरात से हूँ और मेरी फैमिली बहुत कंजर्वेटिव है। और उसकी एग्जांपल मैं ऐसे देती हूँ कि मेरी जो इमीडिएट कज़न्स भी है ना अबू की साइड से, उन्होंने किसी ने भी उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो स्कूल ख़त्म फिनिश कर सकती, कोई भी नहीं है। तो मैं और मेरी बहन पहली 2 लड़कियां हैं पूरी फैमिली में जिनकी मतलब हमारी अम्मी ने पुश किया, अब्बू की भी सपोर्ट थी, तो वो तालीम हमने कंप्लीट की। और मैंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की है यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, वो भी बड़ी मुश्किल हालात में, ऐसा नहीं था कि माँ बाप बहुत अमीर थे, वो अम्मी ने समहाउ पुश किया कि जाके बाहर पढ़ो, इंडिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, एजुकेटेड हो। तो मैं पूरी रात 4 से 5 साल मैंने फुल टाइम नाइट्स जॉब करती थी और मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग जो बहुत मुश्किल है डिग्री, तो वो करती थी। तो मुझे उस वक्त जब यूनिवर्सिटी में थी मुझे 4-5 साल तक यही डाउट रहता था, ख़त्म कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। तो बहुत मुश्किल से हार्ड वर्क करके खुद ही करके एंड देन जब मेरी डिग्री मेरे हाथ में आई थी ना, तो मुझे लगा था कि ये मेरी, अभी भी मुझे लगता है कि पहाड़ों से भी ज़्यादा मेरी डिग्री मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। क्या बात है, बेहतरीन, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा नाइला, एक चीज़ और भी है, देखिए तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़ायद बच्चे हैं जो पाकिस्तान में तालीम हासिल नहीं कर रहे, इस हक से महरूम हैं। और बच्चियों की तो एक अच्छी खासी बड़ी तादाद है जो कि नॉर्दर्न एरियाज़ की भी हैं, जिनको अलाउ नहीं है, सिर्फ वो इस्लाम की तालीम या मजहबी तालीम के अलावा उनको स्कूल भेजा ही नहीं जाता। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान में जो तालीम का निज़ाम है, अगर हम सूबों की भी बात करें, सिंध पंजाब की भी बात करें, तो ये भी बड़ा डिफरेंस है। कहा जाता है कि पंजाब में तालीम फिर बेहतर है, सिंध में तालीम का निज़ाम उतना अच्छा नहीं है। तो ओवरऑल रिस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इस निज़ाम को बेहतर से बेहतर करने की ज़रूरत है। आपकी इस पर राय क्या है? तो मेरी ये राय है कि कल्चरल नॉर्म्स जो डिफरेंट जगहों के हैं, मतलब डिफरेंट सूबे
वहाँ पे जो कल्चर है नॉर्थ का डिफरेंट है, लेकिन ऑफ कोर्स एक जो मेन थीम है ना वो रिलीजन की भी आ जाती है, क्योंकि रिलीजियस स्टडीज़ को प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन आई थिंक हमें कल्चरल नॉर्म्स को माइंड में रख के एजुकेशन को वहाँ पे पेनिट्रेट करना है बाकी सारे सूबों में। तो वो जो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुखालफत आती है, और कुछ एक्सट्रीमिस्ट भी KPK में भी कुछ हम स्टोरी सुनते रहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट ने वो उन्होंने स्कूल्स को बंद करवा दिया, तो इस तरह की स्टोरीज हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन आई थिंक इस बहुत ज़्यादा चेंज आया भी है, क्योंकि फॉर एग्जांपल मेरी भी स्टोरी है, मैं ठीक है पंजाब से हूँ लेकिन मेरी फैमिली कंजर्वेटिव थी, और चेंज आ रहा है। तो आई थिंक वो स्लोली आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ चेंज आ रहा है, लेकिन हमें उनके इलाकों के कल्चर को देख के आहिस्ता आहिस्ता और भी एजुकेशन को पेनिट्रेट करना है, और इस तरह की जो स्टोरीज हैं। बिल्कुल, मैं यूँ भी चाहूँगी नाइला, चूँकि आप मिनिस्ट्री के साथ अभी काम कर रही हैं, हमारे यहाँ एक ये भी बहुत बड़ा अलमिया है कि जो फ़ंड्स मुख्तस किए जाते हैं वो सेहत और तालीम के लिए बहुत कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। अगर आप बाहर के ममालिक देखें जहाँ पर ख़ासी अहमियत हासिल है तालीम को, सेहत को, तो इस हवाले से आप क्या सोच रखती हैं कि आप क्या करेंगी? सो आई थिंक एक्चुअली एक अच्छी न्यूज़ है, मैंने 2 दिन पहले ही एजुकेशन सेक्रेटरी हैं वानी सर, उन्होंने न्यूज़ शेयर की है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मैं आई डोंट वांट टू कोट द रॉन्ग नंबर, लेकिन डबल मतलब आई विल चेक द नंबर, लेकिन पहले से बहुत ज़्यादा जो बजट है वो एलोकेट किया गया है फेडरल एजुकेशन के लिए। तो आई थिंक ऑलरेडी, क्योंकि आई डोंट नो इफ़ यूर अवेयर, जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने इमरजेंसी नाफिज की है एजुकेशन के लिए, क्योंकि आपने जो नंबर कोट किया 2.5 करोड़ जो बच्चे हैं वो तालीम नहीं हासिल कर रहे हैं। तो ऑलरेडी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा काम कर रही है, और मैंने बजट के नंबर भी अभी मतलब जो ओवरऑल नंबर देखा है वो डेफिनेटली डबल है। तो वो आई थिंक उसमें हमें जी बड़ी अच्छी खबर दी है फिर तो आपने कि अगर ये डबल है नंबर और इस पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। इमरजेंसी बिल्कुल हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि तालीमी इमरजेंसी नाफिज की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका नाइला, आप हमारे साथ मौजूद रही हैं और ऐसे ही काम बहुत अच्छा लगा बतौर सफ़ीर तालीम आपसे बात करके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त भी अब ख़त्म हो गया। इंशाल्लाह कल आपसे एक नए प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।